हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्लास 10th की इंग्लिश की जो बुक है फुटप्रिंट विदाउट फीट, उसका चैप्टर नंबर 3 द मिडनाइट विजिटर लेके आए हैं, जिसे रॉबर्ट आर्थर ने लिखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले या किसी भी स्टोरी को पढ़ने से पहले हमें उसकी थीम जान लेना बहुत आवश्यक है। थीम का अर्थ यह है कि वो स्टोरी वास्तव में कहना क्या चाहती है या उसका सेंट्रल आइडिया क्या है या किस चीज़ पे वो कहानी आधारित है। तो देखिए, ये जो स्टोरी है ये बहुत अच्छी स्टोरी है। ये मूल रूप से जो हमारे अंडर कवर एजेंट होते हैं, आपने शायद जेम्स बॉन्ड वगैरह का नाम सुना होगा। जेम्स बॉन्ड थे, और जो आर्थर कॉनन डॉयल के जो उपन्यास हैं उनके जो हीरोज़ थे, शर्लक होम्स वगैरह। तो ऐसे ही किसी अंडरकवर के एजेंट की ये कहानी है। तो इसकी थीम में 3 बातें मुख्य हैं। सबसे पहले तो ये है कि ये स्टोरी हमें ये बताती है कि नेवर जज ए बुक बाय इट्स कवर, कि किसी भी बुक को उसके कवर से जज नहीं करना चाहिए। यानी कि कभी भी कोई कवर आपको ये नहीं बता सकता कि बुक कैसी है। उसी प्रकार वी शुड नॉट जज एनीवन बाय देयर फिजिकल अपीयरेंस, कि हम किसी भी व्यक्ति को वो व्यक्ति बाहर से कैसा दिखाई देता है उससे हमें उसके गुणों का अंदाज़ा नहीं हो सकता। और जो इसमें जो दूसरी बात यह है कि इमेजिनेशन इज़ डिफरेंट फ्रॉम रियलिटी, कि हम जैसे किसी चीज़ की कोई कल्पना करते हैं जिस चीज़ को हमने आज तक कभी नहीं देखा है, और जब हम उसकी इमेजिनेशन करते हैं, उसको इमेजिन करते हैं, तो वो जो इमेजिनेशन जो होती है वो रियलिटी से काफ़ी अलग होती है। और जो तीसरी चीज़ जो है कि ए पर्सन्स विट इज हिज रियली कंपेनियन एंड वेपन इन इमरजेंसी, कि किसी भी कोई भी जो पर्सन है उसकी जो विट होती है, विट का मतलब होता है कि तुरंत जो बुद्धि होती है, तुरंत जो चतुराई होती है, इंसान के दिमाग में तुरंत जो आइडियाज आते हैं, और ये इस चीज़ पे निर्भर करता है कि आप कितने बुद्धिमान हैं, कि आपके किसी भी समस्या को सामने देखकर जितना दिमाग आपका चलता है उसे ही विट कहते हैं। और यही विट जो होती है वो किसी मनुष्य की जीवन में उसका सबसे बड़ा साथी होता है और सबसे बड़ा हथियार होता है। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। ये देखिए, इस जो कैरेक्टर है, तो इस कहानी में 3 मेन कैरेक्टर हैं। पहला जो हीरो है या प्रोटोगनिस्ट हमारा है वो है ऑज़ोबेल, जिसके बारे में ये जो स्टोरी हम इसमें 3 कैरेक्टर हैं। पहला ऑज़ोबेल है, दूसरा फॉलर है और तीसरा मैक्स है। ऑज़ोबेल जो है वो प्रोटोगनिस्ट है, यानी कि इसके बारे में इसमें ये जो इस कहानी के 3 मुख्य पात्र ऑज़ोबेल, फॉलर और मैक्स हैं। ऑज़ोबेल एक जो है वो अंडरकवर एजेंट है, और जैसा कि आप जानते हैं भी, हर आदमी के दिमाग में अंडरकवर एजेंट का मतलब जैसे जेम्स बॉन्ड जैसा ही कोई व्यक्ति होगा, या शर्लक होम्स जैसा ही कोई व्यक्ति होगा। जो फॉलर है वो एक राइटर है, जो अंडरकवर एजेंट होते हैं उनके ऊपर कोई स्टोरी वगैरह कुछ लिखना चाहता है, कुछ लेख वगैरह लिखना चाहता है वो उससे आके मिलता है। और जो मैक्स जो है वो एक दूसरा अंडरकवर एजेंट है जो किसी और के लिए काम करता है या किसी दूसरे देश के लिए काम करता है। तो इस तरह मैंने आपको बताया कि कुल 3 कैरेक्टर हैं। पहला ऑज़ोबेल है जो अंडरकवर एजेंट है, और फॉलर जो है वो ऑज़ोबेल की से मिलने आया है, उसका इंटरव्यू लेने आया है, ताकि वो उसके ऊपर एक कोई अंडरकवर एजेंट के ऊपर कुछ आर्टिकल वगैरह लिखना चाहता है। और जो मैक्स जो है वो किसी दूसरे जो देश का एजेंट है। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो स्टोरी स्टार्ट होती है कि ऑज़ोबेल जो है डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ ए सीक्रेट एजेंट फॉलर हैड ऑज़ोबेल डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ ए सीक्रेट एजेंट फॉलर हैड एवर रेड। तो इसमें जो हमारा प्रोटोगनिस्ट है ऑज़ोबेल जो है, उसके बारे में फॉलर की एक धारणा थी कि भाई जब मैं एक सीक्रेट एजेंट से मिलने जा रहा हूँ या स्पाई से मिलने जा रहा हूँ, तो उसने जो कल्पनाएं की थी उसके बारे में, जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई कोई भी जब हमारे सामने स्पाई
या सीक्रेट एजेंट या कोई एजेंट के बारे में हम सोचते हैं तो हमारे दिमाग में छवि आती है कोई जेम्स बॉन्ड जैसा कोई व्यक्ति होगा। तो ऐसे डिस्क्रिप्शन में जो ऑसोबेल है वो किसी भी प्रकार से फिट नहीं बैठता था, जैसा कि फॉलर ने सीक्रेट एजेंट के बारे में पढ़ा था। फॉलोइंग हिम डाउन एंड द मस्टी फॉलोइंग हिम डाउन द मस्टी का मतलब होता है कि सीलन भरी बदबू वाला। तो स्मेल आफ्टर रेन, देखिए आपने देखा होगा कि बरसात के बाद में जब कोई चीज़ गीली हो जाती है उसकी जो स्मेल होती है तो उस स्मेल को मस्टी बोलते हैं। तो फॉलोइंग हिम डाउन, उसका जब उसके पीछे पीछे जाते हुए आफ्टर कॉरिडोर ऑफ द ग्लूमी फ्रेंच होटल वेयर ऑसोबेल हैड ए रूम। तो यहाँ पे क्या है कि वो उससे मिलने गया तो उसको होटल में लेके पहुंचा, तो होटल में जो स्मेल आ रही थी वो थोड़ी सीलन भरी बदबू आ रही थी, और जो कॉरिडोर था उसमें सीलन भरी बदबू थी। और ग्लूमी का मतलब थोड़ा सैडिस, वहाँ का जो एटमॉस्फेयर था इतना कोई मतलब ऐसे लग नहीं रहा था कि कोई हाई फाई होटल है। तो उसका जो एनवायरनमेंट था, ग्लूमी फ्रेंच होटल वेयर ऑसोबेल हैड ए रूम, जहाँ पे ऑसोबेल ने कमरा ले रखा था। देखिए जो सीक्रेट एजेंट क्या करते हैं, जिस देश में उनको भेजा जाता है वो वहाँ पे एक होटल वगैरह में कमरा लेके रहते हैं और वहीं से अपनी जासूसी का काम करते हैं। काम पूरा होने पर वो होटल छोड़ के चले जाते हैं। तो ऐसा ही ऑसोबेल ने किया हुआ था कि उसने भी एक कमरा ले रखा था। फॉलर फेल्ट लेट डाउन। अब ये सब देखकर भाई ऑसोबेल ने तो कल्पना कुछ और की थी, लेकिन जब उसकी कल्पना यहाँ पे फुलफिल नहीं हुई तो वो थोड़ा डिसअपॉइंटेड हो गया, थोड़ा निराश हो गया। लेट डाउन मीन्स डिसअपॉइंटेड। इट वॉज ए स्मॉल रूम। तो ऑसोबेल ने जो रूम लिया हुआ था वो काफ़ी छोटा कमरा था। ऑन द 6th एंड टॉप फ्लोर, और उसका जो फ्लोर था वो 6th फ्लोर था, और वो भी बिल्कुल टॉप के ऊपर, मतलब सबसे ऊपर की मंजिल थी। मतलब वो जो होटल था वो 6 मंजिला ही था। एंड स्केर्सली हैड ए सेटिंग फॉर ए रोमांटिक एडवेंचर, और मुश्किल से ही किसी रोमांटिक एडवेंचर लायक वो होटल या कमरा था। ऑसोबेल वाज फॉर वन थिंग फैट, वेरी फैट। और ऑसोबेल का जो अपीयरेंस था वो भी जासूसों जैसा नहीं था, वो दिखने में काफ़ी मोटा था, बहुत ही मोटा दिखाई, मतलब कद में भी छोटा था, वास्तव में वो बड़ा मोटा भी था। एंड देन देयर वाज हिज एक्सेंट, और उसका जो बोलने का जो लहजा था, उसका जो वे ऑफ स्पीकिंग था, एक्सेंट बोलते हैं। देखिए आपने, एक्सेंट का मतलब होता है कि आप कहीं के भी जो मूल निवासी होते हैं और आप जब बोलते हैं तो वहाँ की जो लैंग्वेज का जो लहजा है वो हमेशा आपके सामने आ जाता है। जैसे सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आपने जैसे साउथ इंडियंस जो इंडिया में रहते हैं वो जब भी इंग्लिश बोलते हैं तो उनकी जो लोकल लैंग्वेज, जैसे मलयालम हो, कन्नड़ हो, तमिल हो या तेलुगु हो, तो उनकी इंग्लिश बोलने में जो इंग्लिश बोलने का जो लहजा हो जाता है, जो एक्सेंट होता है, वो उन्हीं अपनी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ही वो होता है। तो उसका जो एक्सेंट जो था, उनका जो बोलने का, इंग्लिश बोलने का जो लहजा था, दो ही स्पेक, वो भी मतलब बिल्कुल छोड़ नहीं पाया था। दो ही स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन पैसिवली मतलब हालांकि वो पर्याप्त रूप से सफिशिएंटली या काम चलाऊ फ्रेंच और जर्मन आसानी से बोल लेता था, लेकिन वो अपना अमेरिकन जो एक्सेंट है वो छोड़ नहीं पाया था। ही हैड नेवर ऑलटुगेदर लॉस्ट द अमेरिकन एक्सेंट ही हैड ब्रॉट टू पेरिस फ्रॉम बोस्टन। तो देखिए ऑसोबेल जो था वो मूल रूप से अमेरिका के बोस्टन शहर से आया था। तो देखिए मैंने आपको मैप में बताया हुआ है कि ये अमेरिका है, ये अमेरिका का बोस्टन शहर है, और ये इधर पेरिस है। तो वो अमेरिका के बोस्टन शहर से पेरिस आया हुआ था और पिछले 20 साल से वहाँ पे रह रहा था। 20 ईयर्स अगो 20 साल से रह के वो वहाँ पे जासूसी कर रहा था, लेकिन 20 सालों में भी वो अपना जो अमेरिकन एक्सेंट है वो छोड़ नहीं पाया था। हालांकि वो फ्रेंच और जो जर्मन लैंग्वेज है वो ठीक ठाक वो बोल लेता था। तो अब देखिए उसको, भाई जासूस था वो, तो उसको पहचान में तो आ ही गया था कि भाई तुमको देखकर जो फॉलर है, जो राइटर जो आया है, वो देख के निराश हुआ है। तो खुद ऑसोबेल उसको बोल देता है कि यू आर डिसअपॉइंटेड, कि तुम निराश हो गए हो। डिसअपॉइंटेड का मतलब तुम निराश हो गए हो। ऑसोबेल सेड विजिली होता है, जैसे आपने देखा होगा बहुत से मोटे लोग होते हैं, वो जब चलते फिरते हैं तो उनको सांस लेने की आवाज़ उनकी आती है,
मतलब जब वो बोलते हैं तो उसमें सांस लेने की किसी भी आवाज़ आती है उसको ब्रेथलेसली, यानी कि हाँफती हुई आवाज़ जो आती है उसको बोलते हैं विजिली। तो यू आर डिसअपॉइंटेड, ऑसबल सेड विजिली ओवर हिज शोल्डर, अपने कंधों से ऊपर उचक कर वो उसने कहा, यू वर टोल्ड दैट आई वॉज ए सीक्रेट एजेंट, और तुम्हें तो ये बताया गया था कि मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ, एंड ए स्पाई, और एक जासूस हूँ, डीलिंग विद एस्पायोनेज। अब ये एस्पायोनेज क्या होता है? एस्पायोनेज का मतलब होता है कि ऐसी एक्टिविटीज़ जो जासूस लोग करते हैं या अंडर कवर एक्टिविटीज़ होती है, जासूसी के जो कारनामे होते हैं उन कारनामों को एस्पेनेज कहा जाता है। एंड डेंजर, तो जासूसों का काम ही खतरे से खेलना होता है। तो तुम्हें तो ये बताया गया होगा मेरे बारे में कि मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ, मैं एक जासूस हूँ, मैं जासूसी गतिविधियाँ करता हूँ, खतरों से मैं खेलता हूँ। यू विश टू मीट मी बिकॉज यू आर ए राइटर, यंग एंड रोमांटिक, और तुम भी मुझसे इसलिए मिलना चाहते थे क्योंकि तुम एक राइटर हो, यंग भी हो तुम, और रोमांटिक हो। तो मतलब एक ऐसे राइटर हो जो यंग होने के साथ साथ रोमांटिक चीज़ों के ऊपर या रोमांच भरी बातों के ऊपर तुम कुछ लिखना चाहते थे, इसलिए तुमने मुझसे मिलने की इच्छा व्यक्त की। यू इन्विजन का मतलब तुमने मनी मन ये कल्पना की होगी। इन्विजन का मतलब होता है कल्पना करना या दिमाग में एक छवि बना लेना, दैट इज कॉल्ड इन्विजन। तो तुमने तो ऐसी कल्पनाएं की होंगी या इमेजिन किया होगा, ऐसा तुमने पहले से पूर्वानुमान लगा लिया होगा, ऐसी तुमने प्लानिंग की होगी। मिस्टीरियस फिगर, कि वहाँ पे तो कोई रहस्यमयी चेहरे होंगे इन द नाइट, मिस्टीरियस फिगर होंगे। द क्रैक ऑफ पिस्टल्स, बंदूकों के चलने की आवाज़ होगी। ड्रग्स इन वाइन, वाइन में लोग बाग ड्रग्स मिला के ले रहे होंगे। पार्टी नुमा माहौल होगा जहाँ पे मैं अपनी जासूसी गतिविधियाँ परफॉर्म कर रहा हूँगा। तो ये देखिए, ये पार्टी का माहौल है, ये ड्रग्स, वाइन के अंदर ड्रग्स मिला के पी जा रही है। इंस्टेड यू हैव स्पेंड ए डल इवनिंग इन ए फ्रेंच म्यूजिक हॉल विद ए स्लोपी फैट मैन, और इसके बजाय तुम्हें यहाँ पे मेरे पास आके क्या मिला? एक डल इवनिंग जिसमें कोई रोमांच नहीं है, एक फ्रेंच म्यूजिक हॉल विद ए स्लोपी। स्लोपी का मतलब होता है कि जो केयरलेसली ड्रेस्ड मैन होते हैं, कि जिनको मतलब कपड़े पहनने का कोई सलीका नहीं होता, दैट इज कॉल्ड स्लोपी, यानी कि ऊट पटांग कपड़े पहने हुए होते हैं, जिनकी जो शर्ट बाहर निकली हुई होती है। कैसे भी मान लीजिए आप कि जो लापरवाह के रूप में कपड़े पहनते हैं, अनटाइडी होते हैं, दे आर कॉल्ड स्लोपी। फैटमैन, कि तुम्हें एक स्लोपी फैटमैन के साथ इवनिंग बितानी पड़ रही है। इंस्टेड ऑफ हैविंग मैसेजेस स्लिप्ड इनटू हिज हैंड बाय डार्क आइज ब्यूटीज, गेट ओनली ए प्रोजाइक टेलीफोन कॉल मेकिंग एन अपॉइंटमेंट इन हिज रूम। अब और तुमने तो ये कल्पना की होगी कि जिसके हाथ में डार्क आइड जो सुंदर सुंदर लड़कियां हैं, वो उसके हाथ में एक मैसेज की चिट पकड़ा के जाएंगी, और कि हाँ भाई ये वो चिट्ठों में लिख लिख के मैसेज देंगी। और तुमको क्या मिला? एक सामान्य टेलीफोनिक कॉल मेकिंग वाला अपॉइंटमेंट इन हिज रूम। तो वो उसको बता रहा है, वो उसके ऊपर जो निराशा है उसको थोड़ा शांत करने का प्रयास कर रहा है कि इसके बजाय तुमको क्या मिला? एक मोटा, अनटाइडी, केयरलेसली ड्रेस्ड पर्सन मिला, और तुमने तो ये कल्पना की होगी। अब चलिए आगे चलते हैं। यू हैव बीन बोर्ड, शायद तुम बोर हो गए होंगे। द फैट मैन चकल्ड, चकल्ड का मतलब होता है कि मन ही मन हंसना, दैट इज कॉल्ड चकल्ड। लाफ्ड इनवर्डली, तो तुम बोर हो गए होंगे। यू हैव बीन बोर्ड, द फैट मैन चकल्ड, उस मोटे आदमी या जो ऑसोबेल तो मन ही मन हंसा। टू हिमसेल्फ एज ही अनलॉक द डोर, जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, मतलब वो कॉरिडोर से होते हुए कमरे की तरफ बढ़ रहे थे, तो एज ही अनलॉक द डोर ऑफ हिज रूम एंड स्टूड असाइड टू लेट हिज फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट एंटर, उसने दरवाज़ा खोला और अपने जो फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट था, जो डिसअपॉइंटेड या जो निराश जो उसका गेस्ट था, उसको पहले अंदर जाने दिया, और साथ ही ये कहा कि यू आर डिसइल्यूजन्ड, शायद तुम्हारा भ्रम टूट गया है, यानी कि तुम मुझे देख के कुछ ज़्यादा ही निराश लग रहे हो, या तुम्हारी जासूसों के बारे में जो अवधारणा थी या उसके बारे में तुम्हारा जो भ्रम था, वो शायद तुम्हारा भ्रम
टूट गया है या तुम निराश हो गए होगे। चलिए आगे चलते हैं। ऑजेबल टोल्ड हिम बट टेक चेयर। अब वो उसको थोड़ा पेसिफाई करने का प्रयास कर रहा है, उसे थोड़ा संतुष्ट करने का प्रयास कर रहा है। तो ऑसेबल ने उससे कहा बट टेक चेयर, लेकिन थोड़ा चेयर करो, इतना बोरिंग भी नहीं होगा, तुम्हारे सामने जो होगा इतना बोरिंग भी नहीं होगा। माई यंग फ्रेंड, प्रेजेंटली यू विल सी ए पेपर, ए क्वाइट इम्पोर्टेंट पेपर फॉर विच सेवरल मैन एंड वुमेन हैव रिस्क देयर लाइव्स, कम टू मी। वो कहता है कि भैया अब ऐसा है, थोड़ा चेयर करो, अभी तो आपके सामने आप एक ऐसा पेपर देखोगे, एक इतना इम्पोर्टेंट पेपर आप देखोगे, कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट कागजात तुम्हारे पास आने वाले हैं जिसके लिए बहुत से महिलाओं ने और बहुत से पुरुषों ने अपनी जिंदगियों को दांव पे लगाया हुआ होगा, और वो पेपर अब मेरे पास आने वाला है। तो यहाँ पे जो ऑजेबल है वो फॉलर को थोड़ा इंकरेज कर रहा है, उसको थोड़ा चीयर अप करने की कोशिश कर रहा है, उसको हैप्पी करने की कोशिश कर रहा है कि ताकि वो बोर नहीं हो। समडे सून द पेपर में विल अफेक्ट द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, और मेरे पास वो जो पेपर आने वाला है वो एक दिन इतिहास को बदल देगा, ये मान लीजिए इतिहास को प्रभावित कर देगा, इतनी उस पेपर में पावर है। इन दैट थॉट इज ड्रामा, देखो इज इट देयर नॉट। अब तुमको इसमें थोड़ी नाटकीयता नजर आएगी, अब तुमको इसमें थोड़ी नाटकीयता नजर आएगी, क्योंकि ये जो मेरे पास जो पेपर आने वाला है वो ऐसा पेपर है जो किसी न किसी मायने में इतिहास को भी प्रभावित कर सकता है। एज ही स्पोक, जैसे ही उसने बोला, ऑजेबल क्लोज द डोर बिहाइंड हिम। ऑजेबल ने, भाई उसने पहले फॉलोअर को आगे कर दिया, घुसा दिया, फिर खुद घुसा, और उसने जैसे ही दरवाजा बंद किया, देन ही स्विच ऑन द लाइट, और फिर उसने क्या किया, लाइट चालू की। मतलब कमरे की, जैसे हम लोग भी जैसे कमरे में घुसते हैं, कमरे में घुसने के बाद सबसे पहला काम हम यही करते हैं कि लाइट स्विच ऑन करते हैं। तो देन ही स्विच ऑन द लाइट, और जैसे ही उसने लाइट को स्विच ऑन किया, एंड एज द लाइट केम ऑन, और जैसे ही रोशनी आई, फॉलर जो था, हैड हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे, कि उस दिन का उसका जो पहला रोमांच था फॉलर का। ऑथेंटिक का मतलब वास्तविक, जैसे मतलब जनरली तो हम क्या करते हैं, रोमांच को फिल्मों में देखते हैं जो वास्तविक नहीं होते, लेकिन अब यहाँ पे तो उसके सामने एक वास्तविक रोमांच आने वाला था। ऑथेंटिक का मतलब रियल, थ्रिल का मतलब रोमांच, सडन फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट, दैट इज कॉल्ड थ्रिल ऑफ द डे। और वो देखिए रोमांच क्या आने वाला था, फॉर हाफ वे क्रॉस द रूम, यानी कि उस कमरे के हाफ वे में ही, देखिए ये देखिए आपके सामने कि जैसे ही स्विच ऑन कर रहा है, ये देखिए ये मोटा सा जो आपको नजर आ रहा है ये ऑजेबल है, इसके जस्ट पीछे ये फॉलर है, और यहाँ पे जो एक गन लेके खड़ा है ये किसी दूसरे देश का जो एजेंट है, इसका नाम है मैक्स, ये हमारे सामने आता है। तो ये ऑजेबल, उसके जस्ट पीछे फॉलर खड़ा है, और हाफ वे में, यानी कि आधा रास्ता क्रॉस करके ही, उसकी मतलब जो कमरे की चौड़ाई के आधे में ही, फॉर हाफ वे अक्रॉस द रूम, ए स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्टल इन हिज हैंड, उसके हाथ में एक छोटी सी ऑटोमेटिक पिस्टल है, ये देखिए इसके हाथ में एक पिस्टल है। स्टूड ए मैन, एक व्यक्ति खड़ा हुआ था। ऑजेबल ब्लिंक्ड ए फ्यू टाइम्स, और ऑजेबल ने जैसे ही उसको देखा, उसने कई बार अपनी आंखों को ब्लिंक किया मतलब आंखें झपझपाई उसने, मतलब उसे आश्चर्य हुआ कि यार ये आदमी मेरे बंद कमरे में कहां से आ गया। तो चलिए आगे देखते हैं। मैक्स और ऑजेबल जो था वो उस व्यक्ति को पहले से ही पहचानता था, तो उससे कहता है कि मैक्स, ही विजल्ड ब्रेथलेसली, उसने फिर वही हाँफते हुए कहा, यू गेव मी क्वाइट ए स्टार्ट, अरे तुमने तो बिल्कुल मुझे हक्का बक्का ही कर दिया या डरा ही दिया, क्योंकि उसके हाथ में गन थी, और जैसे उसने उसको देखा तो उसने कहा कि तुमने तो मुझे बिल्कुल हक्का बक्का कर दिया।
दो यू वर इन बर्लिन, आई थॉट, मैंने तो ये सोचा था कि यू वर इन बर्लिन, तुम तो बर्लिन में होंगे। क्योंकि देखिए जो जासूस होते हैं वो देश सभी आस जो भी उनके दुश्मन देश के जासूस होते हैं उनके ऊपर वो पूरी नज़र रखते हैं। तो उससे कहता है कि मैंने तो ये सोचा था कि तुम बर्लिन में होंगे, कि तुम यहाँ पे कैसे, व्हाट आर यू डूइंग हियर इन माई रूम, तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो। भी चलो तुम बर्लिन में भी नहीं हो, बर्लिन क्या है, बर्लिन जो है वो जर्मनी में है, जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। तो मैंने तो ये सोचा था कि तुम बर्लिन में होंगे। व्हाट आर यू डूइंग हियर इन माई रूम, तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो भाई। तो मैक्स वाज स्लेंडर, स्लेंडर का मतलब दुबला पतला, थिन, लिटिल लेस टॉल। देखिए यहाँ पे फॉलर जो है वो थोड़ा ज़्यादा लंबा है, इसकी लंबाई भी इतनी ज़्यादा नहीं थी, लंबा तो था वो, ऑसोबेल से तो लंबा था लेकिन थोड़ा कम ही लंबा था। और स्लेंडर का मतलब दुबला पतला था, विथ फिगर्स दैट सजेस्टेड स्लाइटली, और उसको देख के जो उसके जो फिगर्स जो नज़र आ रहे थे, उसकी जो वो नज़र आ रही थी वो ऐसी नज़र आ रही थी कि थोड़ा वो क्राफ्टी नज़र आ रहा था। क्राफ्टी का मतलब चालबाज, डिसऑनेस्ट टाइप जो पर्सन होते हैं वे कहलाते हैं क्राफ्टी। तो उसकी फिगर ये सजेस्ट कर रहे थे कि ये थोड़ा ट्रिकी है, मतलब चालबाज आदमी है, बेईमान आदमी है, क्राफ्टी है, पॉइंटेड आदमी है। पॉइंटेड का मतलब होता है ऐसे व्यक्ति जो चिड़चिड़े होते हैं ना, और जो किसी को भी पसंद नहीं करते, जो किसी को पसंद नहीं करते, वो हर व्यक्ति से ही चिड़े रहते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को पॉइंटेड कहा जाता है। काउंटेनेंस का मतलब, और उसके जो फेशियल एक्सप्रेशन जो थे, काउंटेनेंस का मतलब होता है फेशियल एक्सप्रेशन, चेहरे के हाव भाव, ऑफ ए फॉक्स, वो एक लोमड़ी की तरह थे। उसके जो फेशियल एक्सप्रेशन थे वो एक लोमड़ी की तरह थे। देयर वॉज अबाउट हिम असाइड फ्रॉम द गन नथिंग स्पेशली मेनेंसिंग। और उसके बारे में क्या कहा जाए, बस यही है कि बंदूक के सिवाय उसमें डराने वाला जैसा कुछ भी नहीं था। हालांकि उसके हाथ में एक बंदूक थी, लेकिन बंदूक के अलावा मतलब उसका शरीर इतना कोई भयानक डरावना नहीं था कि जिसे देखकर कोई डर सके, या थ्रेटनिंग का मतलब डराने वाला। द रिपोर्ट ही मर्मर्ड। अब उससे कहता है कि भाई मैं तेरे पास इसलिए आया हूँ कि आज तेरे पास वो रिपोर्ट आने वाली है ना, उस रिपोर्ट के कारण मैं तेरे पास आया हूँ। ही मर्मर्ड, वह बुदबुदाया मतलब धीरे से उसने कहा, द रिपोर्ट दैट इज बीइंग ब्रोट टू यू टुनाइट कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल्स। ये जो तुमको ये जो रिपोर्ट आने वाली है नई मिसाइलों के बारे में, उस रिपोर्ट के चक्कर में मैं तुम्हारे पास आया हूँ। कंसर्निंग का मतलब रिलेटेड। अब मिसाइल क्या होती है, देखिए मिसाइल जो होती है ए वीपन दैट इज सेल्फ प्रोपेल्ड और डायरेक्टेड बाय रिमोट कंट्रोल कैरिंग कन्वेंशनल और न्यूक्लियर एक्सप्लोजिव। कि यानी कि जो मिसाइल जो होती है एक ऐसा वीपन होता है जिसे रिमोट कंट्रोल से चलाया जाता है, ऑटोमेटिक भी होती है, जो अपने साथ में कन्वेंशनल और न्यूक्लियर एक्सप्लोजिव या विस्फोटक पदार्थ को साथ में ले जा सकती है। आई थॉट आई वुड टेक इट फ्रॉम यू, मैंने ये सोचा था कि ये रिपोर्ट मैं तुमसे ले लूँगा। इट विल बी सेफर इन माई हैंड्स देन इन योर्स, और मेरे हाथों में तुम्हारे हाथों के बजाय ये रिपोर्ट कुछ ज़्यादा ही सुरक्षित रहेगी। मतलब उसको ऊपर टोंट कसते हुए बोल रहा है कि तुम्हारे बजाय ये रिपोर्ट जो है वो मेरे हाथों में ज़्यादा सुरक्षित रहेगी। ऑसोबल मूव टू एन आर्म चेयर। अब देखिए ऑसोबल जो था उससे बिल्कुल भी नहीं डरा, वो चलकर आर्म चेयर तक गया और जो उसके ऊपर बैठ गया। भी मोटा आदमी जब बैठता थोड़ा हैवीली बैठेगा, तो वो उसके ऊपर हैवीली उसके ऊपर बैठ जाता है। आई एम गोइंग टू रेज द डेविल। अब ऑसोबल देखो क्या कहता है कि आज तो मैं पूरा हंगामा मचा के ही रहूंगा। आई एम गोइंग टू रेज द डेविल का मतलब आज तो मैं पूरा हंगामा करूंगा, टू मेक न्यूसेंस यानी हंगामा करूंगा, विद द मैनेजमेंट यानी होटल के मैनेजमेंट को। मैनेजमेंट कहाँ का, होटल का, कि आज तो मैं होटल मैनेजमेंट के साथ हंगामा करके ही रहूंगा। दिस टाइम एंड यू कैन बेट ऑन इट, और तुम मुझसे इस बात पे शर्त लगा सकते हो कि आज तो मैं इस होटल मैनेजमेंट के साथ में जोरदार लड़ाई करूंगा या हंगामा खड़ा करूंगा। ही सेड ग्रिमली, उसने सीरियस होकर या गंभीर होकर कहा। वो क्यों लड़ाई करेगा वो देखिए। दिस इज द सेकंड टाइम इन ए मंथ
that somebody has got into my room through that nuisance of a balcony। देखिए यहाँ पे थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक है, ये बालकनी है कि मेरे ये दूसरी बार ऐसा हुआ है कि इस बालकनी से होकर मेरे कमरे में कोई आदमी घुसा है। मतलब पहले एक बार पहले भी कोई एक व्यक्ति घुस चुका है, आज तुम घुस के आ गए। द फोलर आइज वेंट ऑफ द सिंगल विंडो ऑफ द रूम। अब फोलर की जो आंखें थी वहाँ पे जो एकमात्र जो खिड़की थी उस खिड़की की तरफ गई। इट वॉज एन ऑर्डनरी विंडो, यह एक सामान्य विंडो थी। अगेंस्ट विच नाउ द नाइट वॉज प्रेसिंग ब्लैकली, जिससे होकर अब जो रात थी वो अंदर झांक रही थी, यानी काली जो रात थी वो अंदर झांक रही थी, यानी अमावस वगैरह की रात रही होगी, इसलिए वो कहता है। तो फोलर की आंखें सीधी उस खिड़की की तरफ गई। तो ब्लैकली का मतलब लुकिंग ब्लैक आउटसाइड द विंडो ड्यू टू नाइट, यानी कि काली जो रात जो थी वो खिड़की से झांक रही थी। बालकनी, मैक्स सेड। अब उसने जब बालकनी शब्द बोला तो मैक्स बोला विद ए राइजिंग इन्फ्लेक्शन, यानी कि एक बढ़ती हुई ऊपर उठती हुई आवाज में उसने कहा। राइजिंग इन्फ्लेक्शन का मतलब एक्सप्रेशन इन वॉइस। नो ए पास की, उसने कहा भैया ऐसा है, मैं कोई बालकनी से नहीं आया हूँ, मैं तो ये मास्टर की। पास की का मतलब एक ऐसी चाबी जो सब तालों को खोलती है, उसे कहते हैं मास्टर की। उससे वो कहता है कि मैं तो मास की या मास्टर की लेकर आया हूँ। नो पा, मैं कोई बालकनी वगैरह से नहीं आया। आई डिड नॉट नो अबाउट द बालकनी, और मुझे बालकनी के बारे में तो पता ही नहीं था। इट माइट हैव सेव्ड मी सम ट्रबल हैड आई नोन, अगर मुझे पता होता तो मैं बालकनी से ही आता। भाई क्यों मैं इस ताले को खोलने में इतनी परेशानी उठाता, तो इसने मेरा कुछ ट्रबल या कुछ समय बचा लिया होता, जो मतलब जो ट्रबल मैंने फेस किया है वो मुझे सामना नहीं करना होता। तो आगे देखिए, इट इज़ नॉट माई बालकनी। अब उसको वो ऑसेबल है, उसको बातों में फंसाने की कोशिश कर रहा है। उससे कहता है कि ये मेरी बालकनी नहीं है। ऑसेबल सेड, ऑसेबल ने कहा विद द एक्सट्रीम इरिटेशन, चिढ़ते हुए, थोड़ा अत्यधिक चिढ़ते हुए उसने कहा कि ये मेरे कमरे की बालकनी नहीं है। इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट, ये जो है वो अगले अपार्टमेंट की बालकनी है, यानी कि उसके बगल में जो अपार्टमेंट था उस अपार्टमेंट से ये बालकनी जुड़ी हुई है। उसकी ये बालकनी है। ही ग्लैंस्ड एक्सप्लेनेटरी एट फॉलर, उसने फॉलर की तरफ को एक्सप्लेन करने के भाव दिखाते हुए, मतलब उसने मैक्स के बजाय वो चीज़ अब वो फॉलर को एक्सप्लेन कर रहा है कि मेरे कमरे की बालकनी नहीं है, मेरे बगल में जो अपार्टमेंट है या मेरे कमरे से जुड़ा हुआ जो अपार्टमेंट है उसकी ये बालकनी है। यू सी ही सेड, वो बोलता है यू सी ही सेड दिस रूम यूज्ड टू बी ए पार्ट ऑफ ए लार्ज यूनिट, कि ये जो मेरा कमरा है एक बहुत बड़े अपार्टमेंट का ही एक, मतलब अपार्टमेंट को डिवाइड करके बनाया हुआ है। एंड द नेक्स्ट रूम, और मुझसे जो अगला रूम है, यानी कि मेरे कमरे के अटैचमेंट में जो दूसरा बगल वाला रूम है, थ्रू द डेट डोर देयर, जहाँ पर वहाँ उसका एक दरवाज़ा है, यूज टू बी द लिविंग रूम, और वो किसी टाइम में एक लिविंग रूम हुआ करता था। इट हैड ए बालकनी, और उस लिविंग रूम से अटैच एक बालकनी है। विच एक्सटेंड अंडर माई विंडो नाउ, और वो बालकनी जो है वो मेरी विंडो तक फैली हुई है। यू कैन गेट ऑन टू इट फ्रॉम द एम्प्टी रूम 2 doors डाउन, और आप 2 दरवाजे बाहर से जाकर आप आसानी से मेरी बालकनी में आकर मेरे कमरे में दाखिल हो सकते हो। एंड समबडी डिड लास्ट मंथ, और ऐसा ही पिछले महीने कोई ऑलरेडी कर चुका है, यानी कि इस बालकनी से एक बार पहले भी कोई व्यक्ति मेरे कमरे में घुसकर आ गया। द मैनेजमेंट प्रोमिस टू ब्लॉक इट ऑफ, मैनेजमेंट ने कहा था कि वो इस बालकनी को बंद करवा देंगे, बट दे हैवेंट, लेकिन उन्होंने अभी तक ऐसा नहीं किया है। मतलब वो उसको समझा रहा है कि ये जैसे कोई उसका कमरा है, इसके बगल में कोई उसका अपार्टमेंट था जिसका ये कमरा हिस्सा रहा है, और उसकी यहाँ पे कोई बालकनी है जो यहाँ तक फैली हुई है, ऑसबल के कमरे तक फैली हुई है। वो उससे कहता है कि वही लोग बाग क्या करते हैं कि इस
कमरे में से होते हुए मेरी बालकनी में आसानी से आ सकते हैं। तो मैनेजमेंट ने कहा था कि वो इस बालकनी को यहाँ से बंद करवा देगा, लेकिन उसने अभी तक ऐसा नहीं किया है। तो चलिए आगे चलते हैं। मैक्स ग्लेंस एट फॉलर। अब मैक्स जो है उसने फॉलर की तरफ देखा। ग्लेंस का मतलब झांक कर देखा कि भाई ये कौन है ये। तो मैक्स ग्लेंस एट फॉलर, तो मैक्स ने फॉलर की तरफ झांका। हु वाज स्टैंडिंग स्टीफली, जो अकड़ के खड़ा हुआ था। नॉट फार फ्रॉम ओसोबेल, और ओसोबेल के नज़दीक ही वो खड़ा हुआ था, ओसोबेल से ज़्यादा दूर नहीं था। एंड वेव द गन, अब उसने क्या किया, उससे गन को हिलाया, और गन को हिला के एक कमांडिंग जेस्चर, यानी कि उसको कमांड देते हुए, कमांडिंग रूप से यानी आदेशात्मक एक इशारा करते हुए उसने उसे कहा, क्या कहा देखिए, प्लीज सिट डाउन, क्या आप ऐसा कीजिए, बैठ जाइए, प्लीज सिट डाउन। ही सेड, वो बोला, वी हैव ए वेट ऑफ हाफ एन आवर आई थिंक, मुझे लगता है कि हमें अभी आधा घंटा इंतज़ार करना पड़ेगा। यानी कि वो जो रिपोर्ट आने वाली है मिसाइलों के बारे में, उस रिपोर्ट का आने में लगभग अभी आधा घंटा और लगेगा, इसलिए हो सकता है हमको आधा घंटा वेट करना पड़े। तो आप ऐसा कीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है, आप बैठ जाइए। तो ओसोबेल थोड़ा चिढ़ते हुए बोलता है, क्या बोलता है, 31 मिनट्स, 30 मिनट नहीं लगेंगी, 31 मिनट लगेंगी। द अपॉइंटमेंट वॉज फॉर 12:30, क्योंकि जो अपॉइंटमेंट जो था वो 12:30 बजे का था। आई विश आई नो हाउ यू लर्न अबाउट द रिपोर्ट मैक्स, और फिर वो कहता है कि भाई मैक्स, मैं थोड़ा ये जान लेता, मेरी इच्छा ये थी कि तुम मुझे ये बता देते कि तुम्हें मेरी रिपोर्ट के बारे में कैसे पता चला। मैक्स, तो वो जो छोटा सा स्पाई है, यानी मैक्स, यहाँ पे लिटिल स्पाई किसके लिए यूज हुआ है, मैक्स के लिए। स्माइल एविली, वो बड़ी ही, एविली का मतलब धूर्तता से उसकी तरफ देखकर मुस्कुराता है और कहता है, एंड वी विश वी नो हाउ यू पीपल गॉट द रिपोर्ट, और मेरी इच्छा ये है कि मैं तुमसे ये जान सकूं कि तुम्हें ये रिपोर्ट कैसे मिली। भाई इधर ओसोबेल तो मैक्स से कहता है कि भाई अभी आधा घंटा है, तो तुम मुझे ये तो बता दो भाई, या मेरी इच्छा है कि मैं ये जान लूँ कि तुम्हें ये रिपोर्ट की सूचना तुमको कैसे प्राप्त हुई। तो इसके बदले में मैक्स ये कहता है कि भाई और मुझे ये पता चल जाए कि तुम्हें ये रिपोर्ट कहाँ से मिली। बट नो हार्म हैज़ बीन डन, फिर मैक्स बोलता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, तुमको रिपोर्ट मिल गई तो भी कोई बड़ी बात नहीं हुई, कोई ज़्यादा हमारा नुकसान नहीं हुआ है। बट नो हार्म हैज़ बीन डन, कि अभी तक हमारा कोई नुकसान तुम नहीं कर पाए हो। आई विल गेट इट बैक टू नाइट, ये रिपोर्ट आज मैं रात में तुमसे वापस ले लूँगा। व्हाट इज़ दैट, ये क्या है। अचानक क्या होता है कि दरवाजे पे नॉकिंग की आवाज़ आती है। तो जैसे ही नॉकिंग की आवाज़ आती है तो मैक्स कहता है कि ये क्या है, व्हाट इज़ दैट, हु इज़ एट द डोर, दरवाजे पर कौन है। फॉलर जम्प्ड एट द सडन, वो तीनों बैठे हुए थे कमरे में, अचानक दरवाजे पे किसी की खटखटाने की आवाज़ आती है। तो फॉलर जम्प्ड एट द सडन नॉकिंग एट द डोर। अब जो फॉलर जो होता है वो, उसके लिए तो वो तो एक बेचारा लेखक ही तो था, वो उसके सामने ये सब नाटकीय जो जासूसी कारनामे हो रहे हैं, तो वो तो बिल्कुल स्तब्ध होकर इनको सुन रहा था। तो जैसे ही अब वो तो एक तरह से ये भी सोच रहा था कि कहाँ मैं इनके बीच में फंस गया, क्योंकि बंदूक ले रहे हैं, कोई गोली वोली चल जाए तो क्या पता जान चली जाए। तो वो अचानक उठ खड़ा होता है, जम्प्ड एट द सडन नॉकिंग डोर, ओसोबेल जस्ट स्माइल, लेकिन ओसोबेल को तो पता था सारी बात, तो वो तो केवल मुस्कुरा देता है। फिर देखिए क्या होता है। अब ओसोबेल क्या कहता है, दैट विल बी द पुलिस, ही सेड। ओसोबेल कहता है कि पुलिस ही होगी और कोई नहीं होगा, कौन होगा, पुलिस होगी, दैट विल बी द पुलिस, ही सेड। वो बोलता है, आई थॉट दैट सच इम्पोर्टेंट पेपर, मैंने ये सोचा था कि, आई थॉट सच इम्पोर्टेंट पेपर, कि ऐसे जो इम्पोर्टेंट पेपर हैं इनको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की आवश्यकता होती है। आई थॉट दैट सच एन इम्पोर्टेंट पेपर हैज़
द वन वी आर वेटिंग फॉर शुड हैव लिटिल एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन। भाई मैंने ये सोचा कि भाई बड़े ही इंपॉर्टेंट पेपर आ रहे हैं तो इनको थोड़ी एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, इनकी थोड़ी अतिरिक्त सुरक्षा इनको मिलनी चाहिए। तो मैंने पुलिस को बुला लिया। तो मैंने पुलिस को आई टोल्ड देम टू चेक ऑन मी टू मेक श्योर एवरीथिंग वाज ऑल राइट। तो मैंने पुलिस को कह दिया था कि भाई मेरे पास कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आने वाले हैं, तो आप रात को चेक करने ज़रूर आ जाना कि सब ठीक है या नहीं है। आप देखिए, ये सुनकर पुलिस का नाम सुनते ही और मैक्स की थोड़ी हालत ख़राब हो जाती है, हालत थोड़ी पतली हो जाती है। तो मैक्स बिट लिप नर्वसली। मैक्स जो है वो अपने नर्वस होकर अपने होठों को चबाने, एक लिप अपने होठ को चबाने लग जाता है। मतलब आदमी जब नर्वस होता है तो ऐसी कुछ काम करता है। द नोकिंग वाज रिपीटेड। बार बार जो थी वो दरवाजे पर नोकिंग बढ़ती ही जा रही थी, बार बार रिपीट हो रही थी। व्हाट विल यू डू नाउ मैक्स? अब मैक्स तुम क्या करोगे? ऑसोबल आस्क्ड। ऑसोबल ने उससे पूछा, भाई अब क्या करेगा भाई, अब तो पुलिस आ गई। तो व्हाट विल यू डू नाउ मैक्स इफ आई डू नॉट आंसर द डोर? अब वो ऑसोबल उसको डराने की कोशिश करता है, कहता है अगर मैंने दरवाजे पर आंसर नहीं दिया, इस नॉकिंग का अगर मैंने आंसर नहीं दिया, दे विल एंटर एनीवे। वो किसी भी तरह दरवाज़ा तोड़कर या कैसे भी करके वो अंदर आ जाएंगे। और द डोर इज अनलॉक्ड। और दरवाज़ा तो पहले से ही अनलॉक है, मतलब दरवाजे में पहले से ही कुंडी लगी हुई नहीं है। एंड दे विल नॉट हेजिटेट टू शूट। और जैसे ही वो तुमको देखेंगे तो वो बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाएंगे। तुम्हें शूट करने में उनको बिल्कुल भी हिचकिचाहट महसूस, क्योंकि वो तुम्हारे हाथ में बंदूक देखेंगे, बंदूक देखते ही वो तुम्हें शूट कर देंगे। मैक्स फेस वाज ब्लैक विद एंगर एज ही बैक्ड स्विफ्टली टुवर्ड द विंडो। अब क्या होता है कि मैक्स का जो फेस है वो गुस्से से काला हो जाता है और वो फिर क्या होता है, तेजी से खिड़की की तरफ वो पीछे हट जाता है। बैक्ड का मतलब पीछे हट गया। स्विफ्टली यानी तेजी से, टुवर्ड द विंडो, विंडो की तरफ। ही स्वंग ए लेग ओवर द सिल। उसने क्या किया कि जो खिड़की की जो सिल थी या खिड़की का जो फ्रेम था, उस फ्रेम से एक टांग बाहर की तरफ वो लटका देता है। ही स्वंग ए लेग ओवर द सिल। अब देखिए, ये देखिए, आप पिक्चर में देखिए, एक टांग बाहर लटका के खड़ा हो गया वो, और वो ऑजोबेल से कहता है कि सेंड देम अवे, अब इन्हें जल्दी से वापस भेज दो। ही वांट, वो उसको चेतावनी देता है। देखिए ऑजोबेल तो मस्ती से बैठा हुआ है, फॉलर खड़ा हुआ है, तो वो उस दोनों की तरफ बंदूक कर रखी है, गन कर रखी है, देखिए। तो वो उससे कहता है कि भाई इनको जल्दी से तुम भेज दो। सेंड देम अवे, ही वांट, वो उसको चेतावनी देता है। आई विल वेट ऑन द बालकनी, मैं नीचे बालकनी में वेट करूँगा। मतलब मैं अभी बालकनी से, मैं कूद के बालकनी पे जा रहा हूँ, अभी मैं यहाँ से तो मैं कूद के बालकनी पे जा रहा हूँ, तो तुम ऐसा करो, इनको यहाँ से भेज दो। सेंड देम अवे और आई विल शूट एंड टेक माई चांसेस। अगर तुमने उनको नहीं भेजा तो मैं बालकनी से खड़ा होकर शूट कर दूंगा तुमको, और टेक माई चांसेस, और मैं किसी भी प्रकार के मौके को, भाई इस वक्त स्थिति नाजुक है तो मैं तुम्हें शूट करने में देर नहीं करूंगा, मैं चांस लूंगा, यानी कि मैं खतरा मोल लेने की स्थिति में ही हूँ, मैं अपना चांस लूंगा। द नॉकिंग एट द डोर बिकम लाउडर। अब जो नॉकिंग जो थी दरवाजे पे वो धीरे धीरे और लाउड हो गई, और तेज हो गई। एंड द वॉइस वाज रेज्ड। अब पहले तो सिर्फ नॉकिंग हो रही थी और अब तो आवाज़ें भी आने लग जाती है। मिस्टर ऑसेबल, मिस्टर ऑसेबल। Keeping his body twisted so that his gun still covered the fat man, his guest, the man at the window grasped the frame with his free hand to support himself. अब वो क्या करता है कि अपनी बॉडी को घुमा लेता है, मतलब उधर खिड़की की तरफ मुड़ जाता है घुमाकर, लेकिन उसका जो ध्यान होता है, जो गन का जो पॉइंट होता है वो उनकी तरफ ही होता है। बॉडी को तो घुमा लेता है लेकिन अपनी आंखें और गन का पॉइंट भी उनकी तरफ ही रखता है ताकि वो उन दोनों को कवर कर सके।
और अभी भी उसने कवर किया होता है उस फैट मैन को, यानी कि ओजेबल को, और उसके गेस्ट को, यानी कि फॉलर को। द मैन एट द विंडो ग्रैब्स द फ्रेम, अब वो खिड़की से फ्रेम पकड़ लेता है विथ हिज फ्री हैंड, अपने फ्री हैंड से, टू सपोर्ट हिमसेल्फ, खुद को सपोर्ट देने के लिए। देन ही स्वंग हिज अदर लेग एंड ओवर द विंडो सिल, और दूसरी टांग को भी वो विंडो के सिल से, या विंडो का जो फ्रेम होता है, सिल जो रहती है, देखिए ये सिल है, इसको सिल बोलते हैं, ये जो है इसको सिल बोलते हैं। ओवर द विंडो सिल, अपनी विंडो सिल से अपनी टांग को बाहर, दूसरी टांग को भी बाहर निकाल लेता है। अब क्या होता है, द डोर नॉब टर्न, जो दरवाजे की जो गुंडी होती है वो घूमती है। अब जैसे ही गुंडी घूमती है, स्विफ्टली मैक्स पुश्ड विद हिज लेफ्ट हैंड टू फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम द सिल एंड ड्रॉप टू द बालकनी। तो जैसे ही गुंडी घूमती है तो मैक्स भी खिड़की से बाहर कूद जाता है, मतलब अपने हैंड्स से पूरी बॉडी को पुश करता है। जैसे हम लोग कहीं से कूदते हैं ना, तो कूदने के लिए हम क्या करते हैं, अपने हाथों से जिस जगह पे बैठे हुए हैं वहाँ पे फोर्स लगाते हैं ताकि हम कूद सकें। तो अपने हाथों से, लेफ्ट हैंड से सिल से खुद को फ्री करने के लिए पुश करता है एंड ड्रॉप टू द बालकनी, और बालकनी में कूद जाता है, यानी खुद को बालकनी में गिरा लेता है। एंड देन, और फिर क्या होता है, एज ही ड्रॉप्ड, जैसे ही वो गिरता है, ही स्क्रीप्ड वंस श्रीली, उसकी एक जोरदार चीखने की आवाज आती है, उसकी जोरदार चीखने की आवाज आती है। श्रीली का मतलब शार्पली, बहुत शार्पली वो चीख, उसकी मतलब तीक्ष्ण जो है, बिल्कुल शार्प जो चीखने की, यानी कि अत्यधिक तेज चीखने की आवाज आती है। द डोर ओपन, दरवाजा खुलता है, एंड ए वेटर स्टूड, वहाँ पे कोई पुलिस वुलिस नहीं होती, सिर्फ कौन खड़ा था, एक वेटर खड़ा था। द डोर ओपन, ए वेटर स्टूड देयर विद ए ट्रे, उसके हाथ में एक ट्रे थी, उसमें एक तो बोतल थी और 2 ग्लास थे, एक तो शराब की बोतल थी और 2 ग्लास थे। हेयर द ड्रिंक यू ऑर्डर्ड फॉर व्हेन यू रिटर्न, ये वही ड्रिंक है जो आपने ये कहा था आते वक्त, जो रिटर्न आप जब लौट कर आए थे, तो आपने जिस ड्रिंक के लिए या जिस बोतल के लिए आपने ऑर्डर दिया था वो मैं लेकर आ गया हूँ सर, वो ये लीजिए। ही सेड एंड सेट द ट्रे ऑन द टेबल, और उस ट्रे को टेबल के ऊपर रख देता है। फिर वो क्या होता है, देखिए, डेफ्टली यानी स्किलफुली, यानी देखिए बड़े स्किलफुल होते हैं, क्योंकि रोज रोज वो उनका काम यही होता है परोसने का, तो बड़े ही चतुराई से अनकॉक द बोतल, देखिए अनकॉक का मतलब देखिए आपके सामने एक छोटा सा GIF चल रहा है, पिक्चर चल रही है, इसमें कॉर्क को कैसे अंगूठे की सहायता से कॉर्क को हटाया जाता है, इसे ही बोलते हैं अनकॉर्क। कॉर्क का मतलब, आजकल तो प्लास्टिक के ढक्कन यूज होते हैं, पहले के टाइम में ढक्कन, बोतल को ढकने के लिए कॉर्क का यूज किया जाता था। और लेफ्ट द रूम, और बोतल वहां रख देता है, कॉर्क से ढक्कन खोल के तो वहां से चला जाता है। वाइट फेस फॉलर, अब जो फॉलर जो था, जब उसने पूरा, अब उसके सामने तो पूरा ड्रामेटिकली चल रहा था, इतनी तेजी से इतना कुछ होगा उसको तो पता ही नहीं था, तो उसका तो बेचारे का चेहरा है वो बिल्कुल सफ़ेद पड़ गया था, वाइट फेस हो गया था। फॉलर स्टेयर्ड एट हिम, और वो उसकी तरफ घूर घूर के देख रहा था कि यार ये क्या हो रहा है, बट लेकिन अब उसके मुंह से बोल ही नहीं निकल रहे थे, लेकिन ही स्टैमर्ड, स्टैमर्ड का मतलब हकलाया, वो हकलाया मतलब हेजिटेटेड, मतलब हकला के बोला। द पुलिस, पुलिस का क्या हुआ, कि तुम तो कह रहे थे दरवाजे पर पुलिस है, लेकिन पुलिस तो है ही नहीं। तो ओसेबल कहता है देयर वर नो पुलिस, कोई पुलिस नहीं थी। ओसेबल साइड, ओसेबल ने आ वर के कहा कि वहां पे कोई पुलिस नहीं थी। ओनली हेनरी, ये तो हेनरी था, उस वेटर का नाम है हेनरी, ओनली हेनरी था, होम आई एक्सपेक्टिंग, जिसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। भाई मैं आते वक्त इसको बोल के आया था कि भाई मेरे कमरे में एक बोतल और 2 गिलास भिजवा देना, तो मैं तो इसी का वेट कर रहा था, कोई पुलिस वुलिस नहीं थी। बट वॉन्ट दैट मैन आउट ऑन द बालकनी, फिर कहता है लेकिन वो जो अभी तो आपके सामने बालकनी पे वो आदमी है, आपके सामने तो कूद के गया है बालकनी पे, उसको, उसका क्या होगा, जो बालकनी पे खड़ा है
क्या वो आदमी अब अंदर नहीं आएगा? क्या वो आदमी अंदर नहीं आएगा? फॉलर ने कहना शुरू किया, नो, नहीं, अब वो अंदर नहीं आएगा। सैड ओसोबेल ने कहा, ही वॉन्ट रिटर्न, वो नहीं लौटेगा। यू सी माई यंग फ्रेंड, देयर इज नो बालकनी। तुम देखो मेरे जवान दोस्त, यंग फ्रेंड, वहां पे तो कोई बालकनी ही नहीं है। तो इस प्रकार ओसोबेल ने अपनी चतुराई से एक कहानी बनाकर अपना जो दुश्मन जासूस था, उसको बड़ी आसानी से ठिकाने लगा दिया। क्योंकि उसने भाई वहाँ पे कोई बालकनी नहीं थी। उसने शुरू से ही वो पूरी कहानी घड़ता चला गया कि मैं होटल के मैनेजमेंट से लड़ाई करूँगा, कि मेरे कमरे में बार बार लोग कूद के आ जाते हैं। फिर उसने पूरी एक कहानी को गढ़ा, उस कहानी के एक जाल बनाया, पूरा ट्रैप बनाया उसने, और फिर पुलिस का ट्रैप बनाया उसने, पुलिस का डर दिखाया कि भाई मैं पुलिस को बोल के आया था कि मेरे पास कागज आने वाले हैं, आप मुझे चेक करने आना, पुलिस अंदर आ जाएगी, तुमको गोली मार देगी। वो पूरा जाल बुनकर उस जाल में उसने मैक्स को फंसाया और उसे हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटा दिया। इसी के साथ ये पार्ट जो चैप्टर है फिनिश होता है। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और कैसा लगा आपको इसके बारे में कमेंट करके बताइए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पढ़ने में मदद मिल सके। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।